तो आज जो टीवी चैनलों में जितने संपादक होते हैं सारे जनेऊ वाले ही क्यों होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम न्यायालयों में जो जज हैं वो जनेऊ वाले ही क्यों हैं? वाइस चांसलर इस देश में जितने हैं सारे जनेऊ वाले ही क्यों हैं? जाहिर सी बात है कि सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों पर जनेऊ वालों ने ही कब्जा कर रखा है। गैर मेरिट के दम पर मेरिट, जिसको आप मेरिट कहते हैं वो धूर्तता पर टिका हुआ मेरिट है। आप बताइए किसी की हकमारी करना कैसे मेरिट है? नहीं तो जो कुछ भी बचा हुआ है सब खत्म हो जाएगा और इस देश का जो SC ST OBC है वो कमर में पत्ता लपेट के पैर पे उल्टा झूल के हुलेले करने लगेगा। इस स्थिति में असल में 18-19 जून को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उस जनेऊवाद के खिलाफ जुट रहे हैं। अखिल भारतीय परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा मेरे साथ हैं। 18-19 को एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इसी महीने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। क्या है मुद्दा, क्या है रणनीति, इस पर खुद बात करेंगे डॉक्टर ओम सुधा से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ की बड़ी बैठक हो रही है, क्या मुद्दा है? पूरे देश में जिस तरह से जनेऊ का जोर बढ़ता जा रहा है, जनेऊ का धागा जो भाजपा और संघ मजबूत करती जा रही है, असल में 18-19 जून को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उस जनेऊवाद के खिलाफ जुट रहे हैं। उसके पीछे जो हम लोगों की सोच रही 18-19 को यह कार्यक्रम करने की, उसकी सोच यह रही कि जब 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद देश भर की जो दलित राजनीति है हम लोगों को लगा कि वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। मोटा मोटी बहुत हर तरफ निराशा थी। ऐसे दौर में हम लोगों को लगा कि एक जगह देश भर के जो हमारे बहुजन बुद्धिजीवी हैं उनको मिलकर बैठकर हम लोग बात करें और आगे की रणनीति तय हो। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में देश को बेचने का खेल चल रहा है, जिस तरह से पूरे देश में आरक्षण के खिलाफ न केवल सरकार काम कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और मीडिया, सब लोग एक सवर्णों का एक गिरोह काम कर रहा है जो कि जनेऊ के धागे से एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये सब मिलकर आरक्षण खत्म करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस देश के बहुजनों को एक मंच पर आकर एक जगह जुटकर बात करनी होगी, आगे की दशा दिशा को तय करना पड़ेगा, नहीं तो जो कुछ भी बचा हुआ है सब खत्म हो जाएगा और इस देश का जो SC ST OBC है वो कमर में पत्ता लपेट के पैर पे उल्टा झूल के हुलेले करने लगेगा। इस स्थिति में आप जनेऊ एक धार्मिक भावना आहत कर रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जनेऊ किसी को पसंद हो सकता है, किसी को नहीं पसंद हो सकता है, ये तो अपना अपना भावना का मामला। जनेऊ गैर बराबरी का प्रतीक है। जनेऊ प्रतीक है इस बात का कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। हम खुले तौर पर जनेऊ का प्रतिकार करते हैं। अगर जनेऊ किसी की भावना से जुड़ी हुई है उस भावना को आहत हो जानी चाहिए, क्योंकि वो गैर बराबरी के प्रतीक की वह बात कर रहे हैं। हम तो हिंदू कम्युनिटी पहनता है, अगर जनेऊ हिंदू कम्युनिटी पहनता है तो उनके अनुसार हम भी हिंदू हैं, तो हम जनेऊ क्यों नहीं पहन सकते? हमको भी जनेऊ पहनना चाहिए। इस देश का दलित क्यों नहीं जनेऊ पहन? कहाँ रोक है? बिल्कुल नहीं पहन सकते। कभी सुना है जनेऊ यज्ञोपीत की शूद्र भी जनेऊ पहने? हमारे आज भी जो है जो कान में पिघला हुआ शीशा डालने की परंपरा थी उसका तो आज भी पालन हो रहा है। आज भी हमारे रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है, आज भी एकलव्य का अंगूठा कटता है। कास्ट एट्रोसिटी है ना। लेकिन ये जो जनेऊ है, मैं जनेऊ वाले मामले से सहमत नहीं हूँ। ये उनका निजी मामला है, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किसका क्या है। कास्ट एट्रोसिटी, ये तो आरक्षण अलग मुद्दा है, कास्ट एट्रोसिटी अलग मुद्दा है। संविधान अधिकार देता है कि कोई किसी धर्म को मान सकता है। शंभू जी, गैर बराबरी के हर प्रतीक का हम प्रतिकार करते हैं। अगर इसके खिलाफ, इस पूरी परंपरा के खिलाफ अगर बाबा साहब नहीं जाते, ज्योतिबा फुले जो लिख रहे थे, ज्योतिबा फुले को अभी कोट करके बोल दूं तब तो मेरी हत्या करने संघ भाजपा वाले आ जाएंगे जो खुद को हिंदू कहते हैं। तो हम तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। जनेऊ गैर बराबरी का प्रतीक है या नहीं, हमारे लोग देख रहे हैं ना, पूरे देश से लोग देख रहे हैं। बताएं कि जनेऊ गैर बराबरी का प्रतीक है कि नहीं। अगर गैर बराबरी का प्रतीक है जनेऊ तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। और रही बात दलित एट्रोसिटीज की, तो 18 और 19 जून को हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें
दलित उत्पीड़न का जो मामला है वो हमारा प्रमुख मामला है। जो ईवीएम की बेईमानी है हम उसके खिलाफ भी हैं। पूरे देश में हमारे खास तौर पे हमारे संगठन से जुड़े जितने लोग हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रमोशन का मामला, विभाग के अंदर उनके भेदभाव का मामला, उनके ट्रांसफर का मामला, हर तरह से हमारे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आरक्षण के नियम की हर जगह से अनदेखी की जा रही है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई विभाग हो, हर जगह आरक्षण के नियमों की अवहेलना। इसके लिए जनेऊ कैसे दोषी है? जनेऊ पहनने से आपको कोई शेड्यूल कास्ट को अभी भी रोका जा रहा है क्या? जब मैं जनेऊ बोल रहा हूं कि जनेऊ दोषी है इसके लिए, तो जनेऊ का मतलब है वह प्रतीक दोषी है। जनेऊ प्रतीक है ब्राह्मणवाद का, जनेऊ प्रतीक है मनुवाद का, तो जनेऊ दोषी है। और उसी जनेऊ के खिलाफ हम 18-19 जून को कार्यक्रम कर। अभी इसी मामले को लेकर रतनलाल की गिरफ्तारी हुई है। अभी देखिए इसी धार्मिक भावना को लेकर नुपुर शर्मा को और अरेस्टिकेट किया गया है। अगर असमानता के प्रतीक का प्रतिकार करना किसी की भावना आहत हो जाती है तो मेरी कृपा है, आप अपनी भावना आहत, मेरा आग्रह है आप अपनी आहत भावना कर लें। हम हर तरह की असमानता के खिलाफ हैं, हर तरह जो भी आदमी आदमी में भेदभाव करता है उसके खिलाफ हैं। आप बताइए, आखिर जनेऊ अगर नहीं है तो आज जो टीवी चैनलों में जितने संपादक होते हैं सारे जनेऊ वाले ही क्यों होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम न्यायालयों में जो जज हैं वो जनेऊ वाले ही क्यों हैं? वाइस चांसलर इस देश में जितने हैं सारे जनेऊ वाले ही क्यों हैं? जाहिर सी बात है कि सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों पर जनेऊ वालों ने ही कब्जा कर रखा है। गैर मेरिट के दम पर है। मेरिट जिसको आप मेरिट कहते हैं वो धूर्तता पर टिका हुआ मेरिट है। आप बताइए किसी की हकमारी करना कैसे मेरिट है? अगर हम इस देश में आज 22% इस देश का दलित है, कुल मिलाकर हम लगभग 90% हैं। हो सकता है 90% से ज्यादा इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों की आबादी हो। जाति जनगणना होगी तभी स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो क्लेम है कि हम 90% से ज्यादा इस देश में। जो लोग इस देश में 90% हैं उसका एक भी जज क्यों नहीं है कोर्ट में? जो लोग 90% से ज्यादा हैं उनका टीवी न्यूज में एक भी एंकर क्यों नहीं है? जो 90% से ज्यादा लोग हैं उसका एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं बन पाता है? आप लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं। अब तो 70 साल से आपको मौका दिया गया है, आप लोगों में मेरिट नहीं है, आप लोग मेहनत कश नहीं है, आप लोग प्रतिभा नहीं है, हो सकता है इसलिए पिछड़ रहे हो। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक प्रोफेसर ने मेरे डिपार्टमेंट में, उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, वो जाति के सब ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था कि देखते हैं ओम सुधा कैसे पीएचडी करता है। जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खिलाफ था, उस चैलेंज को स्वीकार करके हमने पीएचडी। तो मोदी जी, योगी जी जैसों का राम राज है, अब कहाँ रोक है? अब तो सब भाई भाई है। रामराज तो है ही। हाथरस में हमारी बहन का बलात्कार हो जाता है और उसके साथ जो आरोपी होते हैं उसके साथ यह सरकार खड़ी होती है, रामराज तो है ही। आप देख लीजिए, रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, पायल तड़वी को सुसाइड करना पड़ा, तो रामराज तो है ही। रामराज पूरी तरह से इस देश में रामराज उतर आया है। हमारा भाई मूछ रख ले जितेंद्र मेघवाल तो हत्या कर सकते हैं, हमारा भाई घोड़ी पर चढ़ जाए तो पीट पीट कर हत्या कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग हिंदू धर्म का जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था 1956 में, तो क्या आप लोग उस रास्ते पर चलेंगे, हिंदू धर्म को छोड़ेंगे? ये अधिकार है आपको संविधान में। ना पहले यह तो पता चल जाए कि हम हिंदू हैं। हम तो कंफ्यूज्ड लोग हैं, हम लोग, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग हिंदू हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमारी शादी किसी ब्राह्मण के यहाँ भी हो जाती ना। अगर हम कौन रोक रहा है? अगर रोक वो रहा है जो 100 साल से आरएसएस नाम का संगठन जो लोग चला रहे हैं, कहते हैं कि हिंदुओं का संगठन है और हमको हिंदू बताते हैं, तो आरएसएस का चीफ हमको क्यों नहीं बना रहे हैं? वहां तो समरसता है। समरसता यही है कि आरएसएस का चीफ चितपावन ब्राह्मण ही होगा। आरएसएस का झंडा ढोएगा दलित पिछड़ा और उसका चीफ जो है चितपावन ब्राह्मण होगा, यही समरसता है। देखिए ना मोदी जी कितने सबका साथ सबका विकास, अपने 38 प्रवक्ताओं का लिस्ट बना दिया मुसलमानों के पक्ष में। शंभू जी, हिंदू मुसलमान इनका फेवरेट मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा है, अगर तुम हमसे ज्ञान बापी खुदवा रहे हो, अगर हमसे मस्जिद में तुम लाउड स्पीकर बनवा रहे हो, तो हमको बताओ पहले कि हम हिंदू कैसे हैं। पहले हिंदू साबित तो करो, हम हिंदू कैसे हैं भैया? क्या है आप लोग? हम हिंदू हैं ही नहीं, ये तो कंफ्यूज हैं हम। हमको हिंदू बताते आप लोग बुद्धिस्ट हैं। सबसे अधिक जो है आरक्षण की खिलाफत जो है कौन सा मुसलमान करता है? आरक्षण। अगर हम भी हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण के खिलाफ ये जनेऊ वाला क्यों लड़ने लगता है? हमारे आरक्षण के खिलाफ जनेऊ वाला क्यों
गाली देता है हमारे आरक्षण के खिलाफ। अगर हम भी हिंदू हैं, अगर हम भी हिंदू हैं तो कोई हमारा भाई मूछ रखता है, घोड़ी पर चढ़ता है ब्याह में, तो फिर उसको क्यों पीटते हो, उसकी हत्या क्यों करते हो? अगर हम भी हिंदू हैं तो हम हिंदू कैसे हुए? पहले यही पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम अम्बेडकरवादी, हम बाबा साहब को मानने वाले, हम फूले को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने तो धम्म अपनाया था, सम्राट अशोक की विचारधारा अपनाई। हम लोग उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर बाबा साहब चलते थे। हम तो हैं ही बाबा साहब के। क्या ये जो अभी जो गल्फ कंट्रीज का जो दबाव है बीजेपी आरएसएस पर, इसका भी मुद्दा रहेगा आपकी बैठक में? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम हमारा मुद्दा नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे संगठन का पूरा नाम है अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ। हमारे जो 2 दिन का तो समय है मात्र, तो हमारा जो मूल मुद्दा है वह मुद्दा है भागीदारी का, आरक्षण का। और यह जो मोदी 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, तो आरक्षण के लिए आए हमारे साथ। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह जो मोदी भागवत मिल के जो देश बेच रहा है, दोनों मिल के बाप का माल समझ के, हम उसके खिलाफ यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कैसे सरकार देश बेच रहा है? मोदी जी के राज में तो समझिए देश चौगुना विकास कर रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, दुनिया में डंका बज रहा है। पूरे देश में 48 साल में देश इतना बेरोजगार नहीं था। देश की जीडीपी माइनस में जा चुकी है। तेल पेट्रोल डीजल का भाव देख रहे हैं, चीन आंख दिखा रहा है, रोज भारत का कोई हिस्सा कभी न कभी हड़पता रहता है। कतर के डर से इनकी पतलून गीली हुई पड़ी है। डंका तो बज ही रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं शंभू जी, डंका बज रहा है। बेरोजगारी में डंका बज रहा है, महंगाई में डंका बज रहा है, हिंदू मुस्लिम के नफरत के खेल में डंका बज रहा है, छात्र नौजवान परेशान है उसमें डंका बज रहा है, महंगाई का डंका बज रहा है। डंका तो डंकापति का रोज और खूब बज रहा है। लेकिन मोदी जी का विरोध उनके समर्थक कह रहे हैं, टीवी अखबार कह रहा है कि देश का विरोध है। मोदी जी का विरोध कौन कर रहा है? हम विरोध उस मानसिकता का कर रहे हैं, या किसी, जब मैं मोदी कहता हूं तो वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं, बल्कि नाम लेता हूं उस जनेऊवादी संस्कृति के जो सबसे बड़े आज के वाहक बने हुए हैं, उसका नाम लेता हूं। जब मैं मोदी का नाम लेता हूं तो उस व्यक्ति का नाम लेता हूं जिसकी सरकार के एक मंत्री की बदौलत हमारे भाई रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुसाइड करना पड़ा था। तो मोदी एक प्रतीक है जनेऊवाद के। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सभी को बराबर की भागीदारी दे रहे हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी ज्यादा दे रहे हैं। मोदी जी तो कहते थे ना कि जो है किसी दलित को मारने से पहले जो है मुझे मार देना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, फिल्मी डायलॉग देते रहते हैं। उसके बाद क्या दलित उत्पीड़न की घटनाएं रुकी? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है मोदी जी के राज में। कौन कौन लोग आ रहे हैं इस बड़ी बैठक में, 2 दिनों की बैठक में? शंभू जी, यह जो कार्यक्रम है थोड़ा आपके माध्यम से, चूंकि हमारे समाज का चैनल है, आपके माध्यम से जानकारी साझा कर दूं। इस कार्यक्रम में हम लोग पहले दिन जो सेशन रख रहे हैं उसमें अपना जो बहुजन मीडिया है उसके जो कुछ संपादकों को हमने बुलाया है। द मूक नायक की संपादक मीना कोतवाल होंगी, नवीन कुमार होंगे, हमारे सुमित चौहान द वीक वाले होंगे, दिलीप मंडल जी होंगे, नेशनल दस्तक के संपादक यानी कि आपको भी हम खुले अभी इसी चैनल पर आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं। आपको लिखित आमंत्रण तो हमने दिया ही है। ये हमारे वक्ता होंगे, ये प्रमुख पहले दिन वक्ता होंगे। दूसरे दिन हम लोग संगठन की गतिविधि पर बात करेंगे, और किसान नेता राकेश टिकैत जी को भी हमने अगले दिन के लिए 19 तारीख के लिए उन्होंने भी आने की सहमति दी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर रतन लाल आएंगे हमारे कार्यक्रम में। सब लोगों से हमने कोशिश की है मोटा मोटी बुद्धिजीवियों का एक जुटान हो जाए, ताकि आगे की जो रणनीति है, देश की जो बहुजन राजनीति है, उसकी दशा दिशा तय की जा सके। मतलब मुद्दा वही है, सोशल जस्टिस और आरक्षण बचाओ। बिल्कुल, आरक्षण और निजीकरण ये मूल सवाल है। ईवीएम का सवाल, तमाम मुद्दे जो बहुजनों से जुड़े मुद्दे हैं, ईवीएम का सवाल, दलित एट्रोसिटीज का खिलाफ सवाल, आरक्षण का सवाल, निजीकरण पे रोक का सवाल, ये तमाम मुद्दे हमारे 18-19 के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाले कन्वेंशन के होंगे। तो ये थे अखिल भारतीय परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा। डॉक्टर उदित राज इसके गार्जियन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये देश कुछ भी हो जाए हिंदू राष्ट्र न बने। वहीं पेरियार ने कहा है, फूले ने कहा है, कबीर रविदास ने कहा है, इस देश में शेड्यूल कास्ट के साथ जो व्यवहार हुआ है, गांधी ने कहा था कि अगर वो मेरा सर भी फोड़ दे तो भी अक्षम है। तो सोचिए,
अभी प्रोफेसर रतनलाल को किस तरह से गिरफ्तार किया गया था, आप उस तकलीफ़ को, उस दर्द को नहीं महसूस कर सकते हैं जो इस देश में जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े समाज को झेलना पड़ा है। उसी को लेकर एक बड़ी बैठक है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ज़रूर उसमें शामिल होइए। मीडिया का भी एक सेशन है, हो सकता है अगर मैं रहा तो मैं भी उसमें शरीक होने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ओम सुधा की बातों से सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मैं धार्मिक प्रतीक जनेऊ के से अपने आप को अलग कर रहा हूं। ये ओम सुधा की व्यक्तिगत राय है, निजी राय है। आप लोग उनसे सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।